चलिए देखते हैं हम लोग। जैसे आप ये जो बात अभी हम करने वाले हैं, ये जितने भी बिगनर हैं, फ्रेशर हैं, जो यूपीएससी की तैयारी अभी शुरू ही किए हैं, जिनको यूपीएससी के बारे में कुछ भी नहीं पता है या पता भी है तो उनको ये पता है कि पीटी का एग्जाम होता है, मेंस का एग्जाम होता है, इंटरव्यू होता है, न तो सिलेबस को ढंग से समझ पाए हैं और न तो यूपीएससी को समझ पाए हैं कि यूपीएससी मांगता क्या है, क्या चाहिए। अब देखो, तैयारी के लिए ये बहुत जरूरी है कि आपके जेहन में हमेशा ये रहना चाहिए कि यूपीएससी क्या डिमांड करता है आपसे। आप एस्पिरेंट हैं, प्रतिभागी हैं। आप प्रतिभागी होने के नाते आपको बस ये ध्यान में रखना है, जेहन में रखना है कि हमको यूपीएससी के इच्छानुरूप काम करना है, तैयारी करना है। कोई भी कहीं भी हमको वो सारी बातें या उन मेथड पे बात ही नहीं करना है या सोचना ही नहीं है जो यूपीएससी के लिए या यूपीएससी चाहती नहीं है आपसे। यूपीएससी जो आपसे मांगती है बस वही फुलफिल करना है आपको, कुल मिला जुला करके। अब ये समझने में आपको जितना टाइम लगेगा वही टाइम है आपका तैयारी का। जितना जल्दी आप समझ जाएंगे आपकी तैयारी उतनी जल्दी हो जाएगी। अब यूपीएससी का अलग अलग स्टेजेस के एग्जाम है। जैसे पीटी का अलग है, प्रीलिम्स का, मेन का अलग है और इंटरव्यू का अलग है। अब ये तीनों का नेचर ऑफ एग्जाम या नेचर ऑफ पैटर्न तीनों अलग अलग है। आपको पता है कि पीटी में आपको मल्टीपल चॉइस होता है क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसमें तो आप बस जानते हैं, आंसर पता है आपको क्वेश्चन का, देन आप टिक लगा देते हैं और आपका सही हो जाता है, आप क्वालिफाई कर जाते हो। इसमें आपको कोई अलग से ये लगाने की जरूरत नहीं है, अपना स्किल या अपना स्मार्टनेस या अपना आईक्यू कुछ ऐसी लगाने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन दिया हुआ, आपको लगता है कि हाँ ये ऑप्शन इज, दिस ऑप्शन इज राइट, देन यू मे टिक, यू मे पॉइंट दिस ऑप्शन एंड आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। लेकिन मेन समस्या आता है यहाँ पे, मेन में जहां पे आपकी स्किल चाहिए, जहां पे आपकी काबिलियत चाहिए। यहां पे आप सब कुछ जानते हैं लेकिन आपके पास टाइम लिमिट है, आपके पास वर्ड लिमिट है। आपसे यूपीएससी ये उम्मीद करता है कि आपका जो आंसर हो एज पर क्वेश्चन डिमांड हो, जैसा प्रश्न पूछा गया है उसी के अनुसार आपका आंसर हो। यूपीएससी चाहती है कि आप जो आंसर दें वो औरों से थोड़ा सा अलग हटके हो। यूपीएससी चाहती है कि आप जो लिखें वो आसानी से हम पढ़ें और समझ सके कि हाँ आप वस्तु स्थिति को समझ रहे हैं, विषय को समझ रहे हैं, ये मांगती है। ऐसी स्थिति में लड़कों के सामने, प्रतिभागियों के सामने थोड़ा सा चैलेंजिंग जॉब हो जाता है। तो ये तैयारी थोड़ा सा कह सकते हैं कि क्रमबद्ध तरीके से या चरणबद्ध तरीके से ही हो सकता है। आप जो चाहेंगे कि 2 महीना 3 महीना में ही आंसर राइटिंग आपको आ जाए, आपका कंटेंट को प्रेजेंट करने का तरीका आपको आ जाए तुरंत, तो ये सब मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे आपको कई चैलेंजेस फेस करने हैं। मेन में क्या क्या, तो सबसे पहले तो आपको कॉन्सेप्ट यानी संकल्पना पे ध्यान देना है। कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। कैसे हम बताते हैं, अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप जैसे आंसर राइटिंग की है आप पढ़िएगा, खुद भटके हुए हैं आप, 2 वर्ड 3 वर्ड कुछ और लिख रहे हैं, चौथे वर्ड में कहीं और चले जा रहे हैं क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो कॉन्सेप्ट हाँ लय नहीं है, क्यों नहीं है, तो उसी की वजह से। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है किसी भी टॉपिक पे, चाहे कोई भी पेपर का टॉपिक पढ़ रहे हो आप, किसी भी पेपर का टॉपिक आप पढ़ रहे हो, एथिक्स का पढ़ रहे हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, इकोनॉमिक्स का, आईआर का, इंटरनल सिक्योरिटी का, डिजास्टर मैनेजमेंट का, पब्लिक एड का, पॉलिटी का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी टॉपिक पढ़िए, जो भी क्लास में आप सुनिए या कहीं भी पढ़िए, उसका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखिए। छोटी छोटी बातों को एकदम, जैसे आपको पता है कि छोटा सा कॉन्सेप्ट देख लीजिए कि आपको पता है कि परिवार का मतलब क्या है, तो परिवार का मतलब माता पिता भाई बहन, और पति पत्नी है तो पति पत्नी, आपके माता पिता और बच्चे, यही परिवार है। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। आपको पता है कि अकबर कौन था, कॉन्सेप्ट क्लियर है कि अकबर मुगल बादशाह था और जहांगीर का पुत्र था और कभी भारत का सुल्तान या बादशाह रहा था। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है।
तो ये ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। जैसे हमने बोला था वैदिक समाज के बारे में लिखने का, तो वैदिक समाज होता क्या है और वैदिक क्या होता है, ये चीज आपको डिस्क्लोज करना चाहिए सबसे पहले कि क्या है वैदिक, फिर समाज क्या होता है। एक एक लाइन में आप दोनों को डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसके बाद आप उसका फीचर्स को बता सकते हैं। तो किसी भी टॉपिक का मेन आंसर राइटिंग करने के लिए सबसे फंडामेंटल नीड या बेसिक नीड है कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने के बाद आपका दूसरा जो हथियार है वह है फैक्ट, तथ्य। तथ्य हमेशा ही सच होता है, फैक्ट कभी झूठा नहीं होता है, यह सच होता है, सत्य पर आधारित होता है। तो जो भी आपका कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को प्रूफ करने के लिए आप फैक्ट डालते हैं। मेंस में ज्यादा फैक्ट की जरूरत नहीं होती। अगर आप किसी आंसर को लिख रहे हैं तो उस आंसर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आंसर को फुल प्रूफ करने के लिए अगर आप 20% भी फैक्ट डाल देते हैं, 20 to 25% भी, तो बहुत अच्छा आंसर राइटिंग आपका हो जाएगा। जैसे आप समाज के बारे में बोले, वर्ण व्यवस्था के बारे में बोले, तो आप बताइए कि ऋग्वेद के किस मंडल में है, 10वें मंडल में है, पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था की चर्चा की गई है, चतुर्वर्णीय व्यवस्था की बात की गई है। तो वहां पे एक फैक्ट डाल दिया तो पता चल जाएगा कि हाँ वर्ण व्यवस्था यानी ऋग्वेद में। आप वैदिक नहीं तो आंसर कैसे कंप्लीट होगा। हमने तो फैक्ट के साथ आपको पढ़ाया है, हमने तो टेक्स्ट का रेफरेंस दिया है, तैत्तरीय संहिता, मैत्रेयी संहिता, ऐतरेय ब्राह्मण, ऋग्वेद, अथर्ववेद, शतपथ ब्राह्मण, इन सब टेक्स्ट का हमने उदाहरण दिया है। तो आपको भी देना पड़ेगा कि यहाँ पे मेंशन था, यहाँ पे मेंशन है इसलिए ऐसा है। तो दूसरा चीज आपको फैक्ट देना है आंसर राइटिंग में। तीसरा चीज क्या देना है, तो तीसरा चीज होना चाहिए इसमें आंसर में क्रमबद्धता होना चाहिए। आपको आंसर का एक हम लोग फॉर्मेटिंग किए थे, आप याद होगा कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन, देन मेन बॉडी और देन कंक्लूजन होना चाहिए। तो हम अभी वो सब पे नहीं जाते, हम नहीं जानते हैं, हम नहीं चाहते हैं कि आप उतना अभी टिपिकल स्टाइल में लिखें। आप सिंपल आंसर लिखिए बस, जैसे कॉलेज या एकेडमिक लेवल पे लिखते हैं। तो उसको लिखने के लिए भी तो आपको ये सब चीज जरूरत पड़ेगा। अभी आप भूल जाइए, अभी आप एक मिनट, अभी आप भूल जाइए कि इंट्रोडक्शन लिखना है। बोलो क्या बोलना है आपको। बताते हैं। तो आंसर में क्रमबद्धता होना चाहिए, सीक्वेंस होना चाहिए। सीक्वेंस से सब कुछ लिखिए, पैराग्राफ दे करके लिखिए। 3 लाइन 4 लाइन के बाद पैराग्राफ चेंज कर दीजिए। 4 लाइन मैक्सिमम 5 लाइन का एक पैराग्राफ लिखिए, उसके बाद चेंज कीजिए पैराग्राफ। कुछ डायग्राम बनाइए, कुछ मानचित्र अगर बनाना है तो कुछ मानचित्र, अगर एज पर नीड अगर लगता है कि इसको देंगे तो और ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। जैसे हम कुछ लोगों का कॉपी नहीं होगा तो हम आपको भेज देंगे, कैसे जो सेलेक्टेड लोग हैं उनका कॉपी आप देखिए। तो उस तरीके से आपको लिखने पड़ेगा। अगर आप उनका कॉपी नहीं भी देखना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे लिखिए। सीक्वेंस होना चाहिए, जैसे आपके बारे में पूछा गया तो आप सीक्वेंस शुरू करते हैं ना कि मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है, मेरी माता का नाम ये है, हमारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये है, हमारा होम टाउन ये है, हमारा रिलीजन ये है, हमारा हॉबी ये है, हमारा इंटरेस्ट ये है, हमारा पैशन ये है, हमारा ड्रीम ये है, वगैरह वगैरह। जो कुछ भी आप सीक्वेंस से बताते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कौन है तो सीधे आप अपने ड्रीम के बारे में बताने लगे, अपने पैशन के बारे में, अपने हॉबी के बारे में, अपने इंटरेस्ट के बारे में। ऐसा तो करते नहीं है, सब कुछ थ्रू सीक्वेंस करते हैं आप। तो आपका आंसर राइटिंग भी सीक्वेंस में होना चाहिए। आप पहले कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा, फैक्ट आपको याद रहेगा, तब आप आंसर जब लिखना शुरू कीजिएगा तो उसमें एक आपका क्रमबद्धता आएगा, सीक्वेंस आएगा। उसमें आपको सीक्वेंस दिखेगा कि हर एक आंसर आपका सीक्वेंस में मिलेगा। इसे आप आसानी से पढ़ने वाला भी उसको समझ जाएगा। उसमें क्या होगा, जैसे ही आप सीक्वेंस से लिखेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे, कुछ फैक्ट देंगे या कुछ तथ्य देंगे, तो जो एग्जामिनर होगा वो आपसे प्रभावित होगा कि चलो बच्चा समझा है और सही तरीके से जितना जानता है उतना लिखा है। भटकना नहीं है, अटकना नहीं है, न तो उसको भटकाना है न तो उसको अटकाना है। उसको भी आप ऐसा मत आंसर राइटिंग लिखिए कि पढ़ने वाले को भी बोझिल लगने लगे, वो भी कहे यार हम कहां फंस गए, जल्दी हटाओ। उसको पढ़ने पर मजबूर कीजिए आप
इतना अच्छा लिखिए। इतना अच्छा कब होगा? जब आपका कॉन्सेप्ट अच्छा हो, 2-4 फैक्ट हो उसको प्रूव करने के लिए, और सीक्वेंस में हो। हैंडराइटिंग में कोई कमी नहीं है, हैंडराइटिंग इससे भी रफ चल जाएगा, हैंडराइटिंग में कोई दिक्कत नहीं। क्रमबद्धता के बाद जो होना चाहिए, छोटे छोटे पैराग्राफ बनाइए, ज्यादा बड़ा बड़ा नहीं, छोटा छोटा पैराग्राफ। ज्यादा बड़ा बड़ा आप जैसे आप लिखे हैं, पूरा एक पेज लिख दिए हैं बिना पैराग्राफ के, ये क्या आंसर हुआ? इसीलिए कहते हैं आप लोग हर दिन लिखिए, ये एक दिन में नहीं सुधरने वाला है। और कोई दूसरा चीज नहीं लिखना है, ऐसा नहीं कि कोई अटपटा चीज लिखना है। जो क्लास में आप सुने, जिस चीज को आपने सुना उसको अपने भाषा में प्रेजेंट कर दीजिए, प्रेजेंट करके हमको व्हाट्सएप कर दीजिए, हम देख लेंगे। ये स्किल आपको डेवलप करना पड़ेगा हर दिन। मेंस की तैयारी, आपका पीटी की तैयारी आपका इसी के साथ हो जाएगा, आप देखते रहना। बस आप जैसे जैसे हम कर रहे हो वैसे करते जाओ। तो आप क्लास को सुनो, किताब में कहीं पढ़ते हो तो उसको पढ़ो, और जितना याद है उसको अपने से लिखो। किताब देख करके नहीं लिखना है, नोट देख करके नहीं लिखना है, आपके दिमाग में जितना आया, आपने जितना समझा उसको लिखिए। तो ये चीज बेसिक नीड है आंसर का। भटकना नहीं है, क्रमबद्ध होना चाहिए, भटकना अटकना नहीं है। भाषा जो एकदम सिंपल और सरल हो, ज्यादा स्मार्ट या ज्यादा जटिल भाषा का भी आप प्रयोग मत कीजिए, क्योंकि आपको पता ही नहीं है। तो जब पता ही नहीं है तो क्यों उस शब्द को यूज करते हैं? आप उसी शब्द को यूज कीजिए जो दिन प्रतिदिन के भाषा में आप प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पे इसको निरंतर सुधार भी करना है। ऐसा नहीं है कि जैसा यूज करते हैं, जैसा आम बोलचाल की भाषा में वैसा हमेशा करते रहे, नहीं, उसको सुधार भी करना है। आपको हर एक पेपर में हर एक विषय का कुछ की वर्ड होता है, उस की वर्ड को याद में रखिएगा और उसका हमेशा यूज करना है। जैसे इतिहास लिख रहे हैं, तो इतिहास का अगर समाज के बारे में लिख रहे हैं तो सामाजिक नियम, सामाजिक सिद्धांत, सामाजिक आदर्श, नैतिकता, ये सब टर्म आपको इन सब टर्मों के बारे में मतलब पता होना चाहिए। सामाजिक सामंजस्य, सामाजिक भाईचारा, सामाजिक सौहार्द, ये सब टर्म आपको पता होना चाहिए। यही सब टर्म से पूरा आंसर क्रिएट हो जाता है। तो ये सब कैसे आएगा? तो ये सब टर्म आप पेपर या न्यूज़पेपर पढ़ते हैं जब, तो वो सब में आपको मिल जाएगा, न्यूज़पेपर में मिलेगा, और नहीं तो फिर आप जो बुक पढ़ते हैं उसमें भी ये सब टर्म आपको मिल जाएगा। ये यूजफुल टर्म है, आप इसके बगैर नहीं चल सकते हैं। जैसे मान लो कि हमको कहना हो कि भाई सामाजिक नियमों का उल्लंघन हुआ, या समाज जटिल हो गया, रूढ़िवादी समाज था, अंधविश्वासी समाज था, ये सब टर्म आपको बार बार मिलेगा जब भी आप समाज के बारे में लिखेंगे। चाहे अभी के समाज में लिखें, चाहे वैदिक समाज के बारे में लिखें, रूढ़िवादिता आपको मिलेगा, अंधविश्वास आपको आज भी मिलेगा। तो ये सब टर्म हमेशा यूज करना है और उसको दिखाना है कि कैसे। अब हमने कहा रूढ़िवादिता था, अंधविश्वास था, तो अंधविश्वास कैसे था, रूढ़िवादिता कैसा था, तो आपको पता है। तो ये चीज आपको आंसर राइटिंग में ध्यान में रखना होगा, फंडा बेसिक चीज है। जब ये चीज आपको समझ में आ जाएगा, यही चीज यूपीएससी को चाहिए, और जब ये चीज आप समझ में आ जाएगा तब आप लिखिए ना। जब ये इस तरह से लिखने लगेंगे तब आप अपने फॉर्मेट पे आंसर राइटिंग कीजिए कि पहले हमको इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर उसके बाद मेन बॉडी लिखना है, उसके बाद कंक्लूजन लिखना है। ये ढांचा बाद में काम कीजिएगा। जब ये खाका पे आप काम कर लीजिएगा, इस खाका पे लिखना शुरू कर दीजिएगा, तब आप इस ढांचा पे अपना आंसर को सेट कर दीजिएगा, आपका आंसर अच्छा हो जाएगा। जैसे हमने एक क्वेश्चन पूछा था कि जो हम लोग का कल वैदिक समाज कंप्लीट हुआ, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से और पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, हमने कल कहा था कि भाई वैदिक समाज पे आप लिखिए। तो आपका आंसर देख लीजिएगा कैसा लिखे हैं। अब यहाँ पे वैदिक समाज की विशेषताओं का वर्णन करना था, सिंपल क्वेश्चन था, हमने कोई ट्विस्ट नहीं किया था, कोई घुमाया नहीं था। वैदिक समाज की विशेषताओं को लिखिए। विशेषता, अब यहाँ पे आपको ब्रेक देना है। यहाँ पे पूछा गया है विशेषता, दूसरा है समाज और तीसरा है वैदिक। ये तीन ही टर्म है आपको। अब पहले आप बताइए कि वैदिक होता क्या है, वैदिक का मतलब क्या है। तो वैदिक का मतलब आप बताइए। वैदिक का मतलब है कि भारत में 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी के सांस्कृतिक सामाजिक संरचना
का मूल, सनातन संस्कृति या धर्म, सनातन संस्कृति का मौलिक ग्रंथ वेद पर आधारित था। इसी वेद के आधार पर, इसी वेद के, ये वेद चार हैं, ये वेद चार हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और इन वेदों के आधार पर जिस समाज का सृजन हुआ, या इन वेदों के निर्देश में, संरक्षण में जिस तरह के समाज का सृजन हुआ, उस समाज को भारत में, या उस भारतीय समाज को वैदिक समाज कहा गया। क्लियर है? यानी कि भारत 1500 से 600 बीसी के सांस्कृतिक सामाजिक संरचना का मूल सनातन संस्कृति का मौलिक ग्रंथ वेद पर आधारित था, और ये वेद चार थे, और इन्हीं वेदों पर आधारित समाज को वैदिक समाज कहा गया। समझ में आया? आप इसको दूसरे तरीके से भी, सरल तरीके से भी लिख सकते हैं। आप इतने जटिल मत लिखिए, जैसा ये हम लोग का भाषा ही है, हम लोगों को इतना ये हो गया कि हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे तो लगेगा ही नहीं कि आंसर लिखे हैं। तो आप इसको और सरल भाषा में लिख सकते हैं। फिर आप वैदिक और समाज, फिर बता दीजिए कि समाज का मतलब क्या होता है। तो समाज भी बता दीजिए एक लाइन में कि समाज लोगों का, या आप कह सकते हैं कि जीवों के समूह को समाज कहा जाता है, जो परस्पर निर्भर होते हैं, इसी को समाज कहा जाता है। इंट्रोडक्शन कहां लिख रहे हैं आप? इंट्रोडक्शन आप नहीं लिख रहे हैं, अभी आप इंट्रोडक्शन लिखने लायक नहीं है। अभी आपसे हम इंट्रोडक्शन की अपेक्षा नहीं किया, आपको तो पहले ही बता दिया कि अभी आप सिर्फ कॉन्सेप्ट लिखिए, सीक्वेंस में लिखिए, फैक्ट डालिए और पैराग्राफ दीजिए। आपको अभी यही करना है ना, तो आपको इंट्रोडक्शन लिखना है ना, तो मेन आपको वो सब नहीं जाना है। अभी आप उतने जटिल प्रक्रिया में अभी मत जाइए, अभी आप में उतनी कैलिबर या क्वालिटी नहीं डेवलप हो पाई है कि आप उस फॉर्मेट में काम करेंगे। उस फॉर्मेट में तब काम कीजिएगा जब कोई भी सिंपल या कोई भी जटिल सवाल को आप अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर दे रहे हैं, तब आप वहां पे फिर अगले स्टेप में पहुंचिएगा। इंट्रोडक्शन लिखिएगा, मेन बॉडी लिखिएगा और कंक्लूजन लिखिएगा। अभी आपको उस पर जाने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपल जो क्वेश्चन में डिमांड किया गया, बस उसको अच्छे तरीके से लिख देना है। अब आपने लिख दिया कि वैदिक क्या है और समाज क्या है, अब उसकी विशेषता बताना है। तो समाज में क्या देखा जाता है? समाज में देखा जाता है परिवार, समाज में देखा जाता है परिवार से मिल करके बना हुआ समाज के संगठक, और समाज में देखा जाता है फिर सामाजिक नियम। यही चीज देखना है। समाज के संगठक कौन कौन है और समाज के नियम आदर्श क्या है, बस यही विशेषता है उसका। यही दो चीज लिखना है समाज के बारे में विशेषता में। एक तो संगठक कौन है, कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, और उस कंपोनेंट्स को बनाए रखने के लिए, रन कराने के लिए जो नियम है, वही समाज की विशेषता है। तो नियम क्या है? तो नियम हमारा समाज में वर्ण विभाजन कर दिया गया है। समाज के सभी लोग अलग अलग वर्ण से, एक ही परिवार के रहते हुए भी अलग अलग वर्ण के हैं, वो व्यवसाय पर या उनके कर्म पर आधारित है। इन्हीं सब बातों को लिखना है। फिर समाज का मूल ढांचा बता दीजिए कि वर्ण व्यवस्था पर आधारित है। फिर बता दीजिए कि समाज के सभी लोगों में अंतर संबंध है, एक दूसरे से परस्पर संबंधित है, एक दूसरे की जरूरत पर साथ देते हैं, खान पान साथ में होता है, वैवाहिक संबंध होता है, अनुलोम प्रतिलोम विवाह होता था। फिर उसके बाद चले ये कि समाज में जो समाज के जो दूसरे संगठक है, यहाँ पे दो ही संगठक को ध्यान में रखना है। एक संगठक है पुरुष, एक दूसरा संगठक है महिला। तो पुरुष को ध्यान में रखते हुए बता दीजिए कि पुरुषों की स्थिति थी, महिलाओं की स्थिति थी। तो ये ऋग वैदिक काल का समाज कंप्लीट हो गया। इसी चीज को साथ में वहीं पर जोड़ते हुए उत्तर वैदिक काल में दिखा दीजिए कि पुरुषों की स्थिति, महिलाओं की स्थिति ऋग वैदिक काल में ऐसी थी, उत्तर वैदिक काल में ऐसी हो गई। मतलब कंपेयर आप कर सकते हैं, एक ही लाइन में दोनों को कंपेयर करते चले जाइए, ताकि वैदिक समाज के बारे में पूछा गया, ना कि सिर्फ ऋग वैदिक समाज के या उत्तर वैदिक समाज, ये दोनों ही समाज के बारे में पूछा गया। देन आप दोनों ही चीज को आसानी से ऐसे बता सकते हैं। तो आपका आंसर राइटिंग कुछ ऐसे नेचर में होना चाहिए। आप वैदिक समाज के बारे में आपने बताया कि वैदिक समाज है क्या, उसके बाद आप जब इसकी विशेषताओं को बताने गए तो क्रम से आपको पॉइंट याद है कि वैदिक समाज जो था वर्ण पितृसत्तात्मक था। फिर आपको पता है कि पितृसत्तात्मक था और ये उत्तर वैदिक काल में भी निरंतर रहा, लिख दीजिए। फिर वैदिक समाज का जो संरचना था
या ढांचा था वो वर्ण व्यवस्था पर आधारित था, जो 4 वर्णों में बटा हुआ था, जो कर्म पर आधारित वर्ण का निर्धारण किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में यही वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर जाति में परिवर्तित हो गया। यही एक एक लाइन में बताते चले जाना है। 10 को पॉइंट बता दीजिए, आंसर कंप्लीट। देखिए आपका कितना सुंदर हो गया आंसर। फिर वर्ण और जाति के बाद बता दीजिए कि महिलाओं की स्थिति के बारे में, बाल विवाह, सती प्रथा, दास प्रथा, विधवा, ये सब कैसा था, क्या था ऋग वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में क्या था, महिलाओं की सामाजिक प्रतिष्ठा क्या थी, बता दीजिए। फिर बता दीजिए उत्तर वैदिक काल में क्या परिवर्तन हो गया है, वहीं पे नीचे में साथ में बता दीजिए कि उत्तर ऋग वैदिक काल में ये सब इनको लिबर्टी था, बाद में ये सब छीन लिया गया, थोड़ा कम कर दिया गया। फिर बता दीजिए कि एक नया सिस्टम यहाँ पे आश्रम व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में आ गया, जो ऋग वैदिक काल में अनुपस्थित था। फिर बता दीजिए कि समाज में चतुर्वर्णीय व्यवस्था में शूद्रों की स्थिति कैसी थी, शूद्रों का क्या अधिकार था, उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया। तो उत्तर वैदिक काल में एक नया वर्ग भी आ गया जिसको अंत्यज या अछूत कहा गया, जिसको मलेच्छ कहा गया। यही सब बताना है आपको, क्रम से सीक्वेंस बाय सीक्वेंस, पॉइंट बाय पॉइंट बता दीजिए। वर्णन तो करना था आपको, तो वर्णन करने में क्या है, जो आप जानते हैं बस उसको लिख देना है, जैसा था वैसा लिख देना है। यही है वर्णन। ना तो आपको उसमें व्यू देना है, ना तो कुछ आइडिया देना है, ना तो फर्दर कोई ये बताना है कि आगे का क्या स्टेप होना चाहिए। इसमें कुछ नहीं, सिर्फ वर्णन करना था। ऐसे आंसर राइटिंग होता है। और ये जो भी बातें हम बोले हैं, यही सब बातें आपको लिखना था। आपने वो सब बातों में से कहीं, उन सब बातों का आपने कहीं जिक्र नहीं किया। आपका जो आपने जो आंसर लिखा, इन सब बातों का कहीं जिक्र नहीं किया। आप सीधे गांव, विष, जन यहां पे चले गए। ठीक है, आप गांव, विष, जन का उल्लेख किए हैं, अच्छी बात है। आप ब्रॉड कॉन्सेप्ट थोड़ा सा सोचे हैं, अच्छी बात है। लेकिन जो समाज का संगठक है, जो समाज की विशेषता थी, उसके बारे में आपने कहीं चर्चा ही नहीं किया है। आपसे सवाल पूछा गया समाज की विशेषता बताइए, तो समाज की विशेषता यानी समाज कैसे संचालित हो रहा है, समाज में कौन लोग रहते हैं, किस तरह की समस्याएं हैं या किस तरह के चैलेंजेस हैं, और उसको कैसे सुधार किया गया, कैसे परिवर्तन किया गया, यही सब बातें आपको बताना था। लेकिन आपने उसको बताया नहीं, तो आपका आंसर अधूरा है। समझ में आया? तो किसी भी क्वेश्चन का आंसर राइटिंग करते समय आप एकदम सिंपल, अभी जितने भी फ्रेशर लोग हैं, आप लोग जो आंसर राइटिंग नहीं करते हैं, अपने जेहन में बैठा लो। आपको कुछ नहीं लिखना है, कहीं से भी अलग से एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, या कोई भी ऐसा प्रयोग नहीं करना है जो आप नहीं जानते। आप सिर्फ ये कोशिश कीजिए कि आपको जो चीज पढ़ाया गया क्लास में, हम तो आम बोलचाल की भाषा में पढ़ाते हैं, हम आप लोगों को लिटरल लैंग्वेज में पढ़ाते कहाँ, हम तो आम बोलचाल की भाषा में पढ़ाते हैं एकदम, ताकि आप लोग समझ जाइए और उसको अपने भाषा में लिख सकिए। तो आप कोशिश बस ये कीजिए कि जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है क्लास में, उसको सुनिए, क्लास में भी लिखते रहिए, और क्लास के बाद आप आधा घंटा बैठिए और उस नोट्स में देखिए कि आपने क्या क्या पॉइंट लिखा है। बस उसको अपने तरीके से फटाफट लिख दीजिए 150 वर्ड 200 वर्ड्स में, जो क्लास में बताया गया। देखो आप 1 महीना करके कितना अच्छा राइटर बन जाते हो, आप कितना अच्छा लिखने लगोगे। कोई अलग से एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, और वो सब के सब शब्द भी आप याद कर लोगे जो हम शब्द यूज करते हैं, उन्हीं सब शब्दों को यूज करना है आपको, प्रयोग करना है आपको। हम तो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही बोलते चलते हैं, ताकि हिंदी में नहीं समझ में आए तो इंग्लिश में समझ लीजिए आप, और अगर फिर भी नहीं समझ में आए तो उसको सरल शब्द भी आप लोगों को बता देंगे, उसका और सरल शब्द ही है। तो ये प्रैक्टिस आप निरंतर रखिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो, और मेंस का आंसर राइटिंग करना है तो। नहीं तो आप प्रीलिम्स की तैयारी करते रह जाएंगे, मेंस की तैयारी के लिए फिर अलग से आपको 5 साल लग जाएगा। इसलिए क्लास के दौरान और तुरंत लिखिए, क्लास खत्म हुआ, चाय नाश्ता कीजिए, तुरंत बैठिए, कहीं घूमने मत जाइए, कुछ करने मत जाइए, तुरंत बैठिए, उसको पहले लिखिए। लिखने के बाद ही फिर दूसरा कुछ कीजिए। ये करके देखो, क्लास भी आपको आत्मसात हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, आंसर राइटिंग भी हो जाएगा, फैक्ट भी याद हो जाएगा, सब कुछ एक ही साथ में 1 घंटे के अंदर में हो जाएगा, जैसे ही आप खुद से लिखोगे। तो आपको करना क्या है, क्लास में जो कुछ बताया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, लिखाया जा रहा है, ऐसे ऐसे उसको लिखते जाओ, समझते जाओ, लिखते जाओ, और क्लास के बाद उसको अपने से एक्सप्लेन कर दो कि सर ने ये चीज बताया था, ऐसे ऐसे बोला था। 1 बार लिखो, 2 बार लिखो, ऐसे ऐसे जैसे ही हर दिन करोगे, हर क्लास का, आप देखो आपके पास कितना अच्छा, कितना सुंदर स्किल डेवलप हो जाता है आंसर राइटिंग करने का। आपको भूल जाओ अभी कि आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, आपको मेन बॉडी लिखना है, और आपको कंक्लूजन लिखना है।
भूल जाओ कि आपको वर्णन करना है, आलोचनात्मक विश्लेषण करना है, टिप्पणी करना है, समीक्षा करना है, ये सब भूल जाओ। अभी आपको वो सब का कुछ नहीं सोचना है। बस आपको जो कुछ क्लास में पढ़ाया जा रहा है, जो समझाया जा रहा है, उसको अपने वर्ड में लिख के दिखा दो हमको क्रमबद्ध तरीके से, ताकि हम पढ़े तो समझ जाए कि हाँ आपने समझा, उसको लिख दिया। जैसे आपको अगर कहा जाए कि आपने जो सिनेमा देखा है, एक एग्जाम्पल ले लो, आप ऐसे कर लो। आपको अगर क्लास नहीं समझ में आ रहा तो आप छोटा सा ये कर लो। आप कोई सिनेमा देखते हो, मान लो पिक्चर देखा, आपने सिनेमा देखा, आपने जो सिनेमा देखा, इस सिनेमा को देखने के बाद अगर कहा जाए कि आप इसको 250 वर्ड्स में लिखिए, तो आप लिखेंगे? आराम से लिख देंगे, लिखेंगे कि नहीं? तो बस यही समझ लो कि आपने सिनेमा देखा है, आप हमको समझ लो कि हम एक्टर हैं, स्क्रिप्ट जो पढ़ा रहे हैं वो स्क्रिप्ट है, और जो हम बोल रहे हैं वो डायलॉग है, और जो हाथ पैर हिला रहा है एक्शन है। यही एक्शन, यही डायलॉग, यही स्क्रिप्ट को आप अपने वर्ड में पिरो करके लिख दो। ये स्किल अपने अंदर डेवलप कर लो। आंसर राइटिंग करने का सबसे अच्छा शुरुआत यही है। कोई आपको विशेषज्ञ नहीं बनना है, कोई आपको फॉर्मेट का फॉलो नहीं करना है। आप बस जो चीज जानते हो उसको, उस टॉपिक को एकदम क्लियर करके स्पष्ट शब्दों में, कोई भटकाव नहीं, कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं, कोई ज्यादा बड़े बड़े या क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं, सरल से सरल, सिंपल से सिंपल शब्दों का प्रयोग करते हुए आप आंसर राइटिंग कीजिए। करके देखिए आप। और क्लास, आफ्टर क्लास तुरंत कीजिए। ये नहीं कि अभी क्लास हुआ शाम को लिखेंगे, कल लिखेंगे, नहीं, फिर भूल जाइएगा, फिर नहीं लिख पाइएगा। और तुरंत लिखिएगा तो आपको लिखने के दौरान कई सबक मिलेगा, कई सबक आपको, आप खुद से सीख जाइएगा कि आपने ये मिस्टेक किया है, इसको यहां पे लिखना चाहिए था, ये चीज छूट गया है। फिर और ज्यादा अच्छा करने के लिए, और ज्यादा दुरुस्त करने के लिए आपको बुक पलटेंगे कि बुक में कुछ और कंटेंट है क्या, पता चला नहीं, सर जो पढ़ा है वो सब उतना भी बुक में नहीं दिया गया है जितना सर ने बताया है। तो इसका मतलब जितना आप हम बताए उतना ही लिख देंगे तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। बाद में उसको हम ये कर लेंगे। जैसे ऐसे समझ लीजिए कि आप कोई चीज को प्रैक्टिस करने जाते हैं तो आप क्या करते हैं, आपको कहा जाता है कि कुछ मत करो। जैसे आपको गाड़ी चलाना सीखना है तो आपको क्या करना है, आपको कभी भी कोई भी ट्रेनर सीधे बाजार में नहीं उतार देगा, कोई भी ट्रेनर कभी हाईवे में नहीं खड़ा कर देगा कि अब चलाओ गाड़ी। आपको ले जाएगा ग्राउंड में, कहेगा ग्राउंड में खड़ा हो जाओ, और ग्राउंड में खड़ा होकर के आपको बाइक दे देगा, कहेगा चलाओ, और कह देगा बस इसी के लकीर को पकड़ करके सीधे ऐसे ऐसे घुमाओ गाड़ी। अब आप इसी को घुमा रहे हैं, ऐसे 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 ऐसे। एक समय आएगा कि आपको इतना कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि आप यहां से शुरू करेंगे, यहां ऐसे ऐसे, जैसे मन करेगा वैसे गाड़ी घुमाने लगेंगे। फिर आपको हाईवे में उतारा जाएगा कि अब आप हाईवे में चलाइए। फिर आपको बाजार में उतारा जाएगा कि अब बाजार में चलाइए। तो आप प्रैक्टिस कर चुके होंगे, फिर आपको जैसे मन तैसे गाड़ी चला लेंगे। तो आप शुरुआती दौर में हैं, आप ग्राउंड का एक लकीर पकड़िए और ग्राउंड को चक्कर लगाना शुरू कीजिए। ये नहीं शुरू करेंगे तो आप न तो हाईवे में गाड़ी चला पाएंगे, न तो बाजार में चला पाएंगे। और आपको परीक्षा के समय हाईवे में ही और बाजार में ही गाड़ी चलाना है, तभी जाकर के आपका लाइसेंस पास होगा और आप ड्राइवर बनेंगे। समझ में आया मेरी बात? तो ये आपको हर दिन करना है, इसमें कोई कोताही नहीं, कोई कंप्रोमाइज नहीं। ये बात हम हमेशा बोलते हैं कि आप लोग को अलग से प्रयास ना करना पड़े। इससे बचने का एक ही समाधान है कि आप हर रोज क्लास के बाद 10 मिनट टाइम निकालो। शुरू में 10 मिनट नहीं, आधा घंटा आपका लगेगा, लेकिन जब 10-20 क्वेश्चन लिख लेंगे, ज्यादा भी नहीं लगेगा। ऐसा नहीं कि बहुत हमेशा ही लिखना पड़ेगा। आप 10-15 क्वेश्चन जिस दिन क्लास को फॉलो करके लिखना शुरू कर देंगे ना, मुश्किल से मैक्सिमम 10 से 15 क्लास अगर आप अपने से लिख लेते हैं, उसके बाद आप मास्टर हो जाएंगे। आप देख लीजिएगा, खुद मास्टर हो जाएंगे और खुद क्वेश्चन ढूंढेंगे और खुद आंसर राइटिंग करेंगे। और आप खुद कहेंगे सर कोई क्वेश्चन दीजिए ना, लिखना है। ऐसा होता है। कई ऐसे बच्चे हैं हमारे टच में जो हमारे क्लास नहीं करते हैं, कहीं और से बेचारे पढ़े हैं, लेकिन आंसर राइटिंग करते हैं। कहीं वो जॉब में है, कहीं बाहर रहते हैं। आंसर राइटिंग करने के लिए वो क्या करते हैं बेचारे, आंसर लिख करके हमको भेज देते हैं। शुरू में बहुत गलत सलत जैसे तैसे लिखते थे, लेकिन धीरे धीरे आज देखते हैं कि बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। तो आपको भी ऐसा ही करना होगा, आपको प्रैक्टिस करना होगा। आई बात समझ में?